हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 13। डे 13 में हमारा आज का टारगेट और टॉपिक है पूर्वालोकन सीरीज़ में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। अभी मेरी वॉइस डाउन है, मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, पर अब क्लास तो करनी ही है, पढ़ना तो है ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं तबीयत ठीक नहीं थी तो 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। अब चूँकि डेट आ चुकी है और हमें और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जैसे भी हो सकता है मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस डाउन है लेकिन फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो अच्छे से कर पाऊँगी। तो चलिए, बाकी के जितने भी टॉपिक्स और डे हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है पूर्वालोकन सीरीज़ में, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो में एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन, रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा मैं प्रॉब्लम करूँगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। वॉइस थोड़ा खांसी ज़्यादा हो रही है मुझे। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंदी आंदोलन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिशन, एक सेकेंड, राजवामबंदी आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगे थी कि अनुकूल प्रविघटन होना चाहिए, यानी पैसिव रेसिस्टेंस पद्धति थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, तो हमें पता ही है कि 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी में दो अलग गुटों में बंट गया था। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। ये संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वो बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया।
उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन शिरोल उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो कि वर्मा में है, भेज दिया गया। तिलक को हुई सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, ये याद रखने वाली पॉइंट है, गणपति पर्व शुरू किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई और के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा नोट्स कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम इसके PYQ सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो ऑप्शन दिया है 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके चारों ही सही होंगे। इन चारों ने ही जो है प्रभावित किया था। तो भारत में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये अभी पूरा, है ना। गोरी जाति के लोग अजय हैं, ये ऐसा निवारण मिथ्या भ्रम था, ये हमने अभी पढ़ा था। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो आंदोलन की पद्धति, नरम दल क्या करते थे? राजवामबंदी आंदोलन करते थे। क्या करते थे? राजवामबंदी आंदोलन करते थे, यानी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना कहलाता है राजा वामबंदी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो हम पढ़ चुके हैं कि स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद हुआ था, ठीक है। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रहकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से? तो सब शहरी क्षेत्र से अभी हम पढ़ चुके हैं कि उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन साहब आचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज, ठीक है, स्वराज की मांग भी की थी, ठीक है। 1906 में, अभी मैं पहले वाले आपके डे 12 में हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। इसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव जो है इन्होंने पारित करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग करी और 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, उद्यम सिंह उग्रपंथी थे और मदन लाल भी उग्रपंथी थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी थे, ठीक है, और वो बहुत ही मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो यहाँ पर है, फिर से वही ऑप्शन आता है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ठीक है। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक, ये सारे के सारे उग्र में थे, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो हमने फिर देखा गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, मैं आपको बता देती हूँ, और वो 4 प्रमुख नेता थे तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला जी थे लाला लाजपत राय, ठीक है, पाल थे विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और घोष थे अरविंद घोष। ये 4 प्रमुख थे जो उग्रवादी दल के थे, उग्रवादी विचारधारा के। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। इन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो अभी हमने पढ़ा तिलक ने लगाया, ठीक है। नेक्स्ट,
कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतो गत्वा समाप्त हो गई। तो ये समाप्त हुई है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो कहा था तिलक ने, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी कि बैगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया? तो ये आया था 1906 के बाद। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वराज विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गरम दल से इसमें संबंधित थे अरविंद घोष, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। तो मैंने आपको 4 नाम बताए थे, कौन कौन से? एक तो बताया था अरविंद घोष का नाम, एक बताया था बाल गंगाधर तिलक का नाम, एक बताया था लाला लाजपत राय का नाम और एक बताया था विपिन चंद्र पाल का नाम। ठीक है, ये 4 मेन थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा और गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस के द्वारा मणिकतल्ला उद्यान, ठीक है, कहाँ पर? मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो विपिन चंद्र पाल इसमें उग्रवादी हैं, हमने पढ़ाई है। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक। ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम दली के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो अभी आपने पढ़ा ना, किसको नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और कौन है? विपिन चंद्र पाल है। और कौन है? लाला लाजपत राय है। और कौन है? अरविंद घोष है। ठीक है, रट लो ये, इसको, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो जाहिर सी बात है लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे उदारवादी थे। लेकिन उग्रवादी कौन था? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे और विपिन चंद्र पाल थे। इन चारों के नाम रट लो। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजनी को। हमने पढ़ा था ना, मैजनी को माना था। ठीक है, और मैजनी कौन थे? तो मैजनी इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता थे। ठीक है, इनकी जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद लाला लाजपत राय ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे अमेरिका में और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है लाला लाजपत राय के बारे में, क्योंकि मैजनी तो इन्हीं से जुड़े हुए थे, है ना।
तो इन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिक के साथ साथ वो ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरी बॉल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी इसमें बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी और मध्यम मार्गीय नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोहभंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे आपके अरविंद घोष, है ना। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष जो थे वो प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। जो कहाँ से थे? जो पंजाब से लड़ रहे थे। तिलक लड़ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक लड़ रहे थे महाराष्ट्र से। ठीक है। और विपिन चंद्र पाल लड़ रहे थे कहाँ से? बंगाल से। ठीक है। और अरविंद घोष भी बंगाल से ही लड़ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय अशांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। ठीक है। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था और उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था शिरोल ने। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा? तो शिरोल ने कहा। ठीक है। किसने कहा? शिरोल ने। ये याद रखना है। नेक्स्ट बीजे तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था मैक्स मूलर ने। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है। तो मूलर ने 17 फरवरी मैं बता देती हूँ 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य जॉन लुम्बाक को लिखे एक पत्र में ऐसी वकालत करी थी। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया? नहीं। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था? नहीं। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया? नहीं। लोकमान्य तिलक के लोकमान्य तिलक बनने की एक अलग स्टोरी है जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो अभी हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। नेक्स्ट 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल की? 6 साल की। ठीक है। नेक्स्ट भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रशय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना? नहीं, ये तो नहीं करता है। अब नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। संवैधानिक साधनों
याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना, हाँ ये तो करता है, ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था कि उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वो ईश्वर की देन है। तो इसलिए जो है ना, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया है, तो पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो नहीं, वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, तो कथन तो रॉन्ग हो गया। अब कारण दिया है कि उन्होंने, यानी कि तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो हाँ ये बात एकदम सही है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा, तो ये तो पहला वाला हो गया, तो यहाँ से पढ़ते हैं। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व शुरू किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, किंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया, तो अभी हमने पढ़ा, बीजी तिलक ने किया। किसने किया, बीजी तिलक ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वो एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, अभी हमने पढ़ा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली ने, है ना, किसने, शौकत अली ने। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई है, तो मृत्यु हुई थी उनकी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, और उनकी अर्थी मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाई थी। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत भी पढ़ा था। तो ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है और कल होगा डे 14 और डे 14 में हम करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। सॉरी। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक कांग्रेस में गरम दल और नरम दल फिनिश हो चुका है। ये छोटा टॉपिक था और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कराया भी आपको, लेकिन जितने इसमें क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार उनको देख लीजिए। नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखने का टाइम है तो सुन लीजिए। अगर 4 से 5 बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे ना तो भी आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। कम से कम पूर्वालोकन सीरीज तो हमें करनी ही चाहिए, कितना भी हमारे पास टाइम नहीं है फिर भी पूर्वालोकन सीरीज तो हमें लगानी ही चाहिए। और मेरे द्वारा कराया हुआ जो है ये मैं थोड़ा फॉरवर्ड में कराती हूँ, तो आप नोट्स भी एक आराम से सुन सकते हैं और आराम से आप जो है इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब में है, वो आराम से मेरे वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट उनको मिल जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनको ये वीडियो। तो मेरे वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आप आगे और किस चीज़ का या किस सब्जेक्ट का सीरीज़ चाहते हैं या किसी बुक का चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं वो भी लेके आऊँगी। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म करूँ, पॉलिटिकल खत्म करूँ, ताकि दूसरे सब्जेक्ट को मैं शुरू करूँ। तो अभी पूर्वालोकन सीरीज़ ही चलेगी जब तक सारे सब्जेक्ट की पूर्वालोकन सीरीज़ नहीं फिनिश हो जाती। मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी शुरू करूँ, अभी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी, और मैं कोशिश करना सोच रही हूँ या मैं स्टार्ट करने की कर रही हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा 2 सब्जेक्ट और लेके चलूँ। पर हाँ, आपके लिए थोड़ा वो हो जाएगा कि एक दिन में आपको 4 वीडियो हो जाएंगी आपकी, लेकिन मैं सोच रही हूँ तो थोड़ा शॉर्ट में करूँ। तो आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि अगर आपको नोट्स में स्किप कर दूँ, खाली पीवाईक्यू लेकर चलूँ, तो आप वो वैसा चाहते हैं तो मैं वैसा भी करने को तैयार हूँ। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा और चूँकि मैं पीवाईक्यू तो आराम से कराती हूँ तो नोट उसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मैं वैसे भी करा सकती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप एक दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। और अगर आपको इसी तरह से चाहिए तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो कमेंट में बताइएगा आप कैसा चाहते हैं। तो इस वीडियो को यही बयान करते हैं और पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का डे फिनिश होता है। आपका दिन शुभ हो।